फिर दोबारा देखते हैं और फिर उसमें कुछ कमियां थी उनको सही करने की कोशिश करते हैं। तो मशीन लर्निंग का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डेटा है जिसमें फीचर्स और टारगेट गिवन होते हैं, जिसमें आप पहले से बता देते हैं कि कौन सी चीज क्या कहलाती है। फिर हम एक मॉडल ट्रेन करते हैं। मॉडल एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हमारे डेटा में जो पैटर्न आया है वो हमारा स्टोर हो जाता है। फिर हम मॉडल ट्रेन करते हैं और मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमारे पास कई सारी एल्गोरिथम्स होती हैं। तो हम KNN एल्गोरिथम्स यूज़ कर रहे थे। तो के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम में आप अपने डेटा में पहले फीचर्स अलग करते हैं, टारगेट अलग करते हैं, और फिर इस डेटा को अपने मॉडल ट्रेनिंग में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो सजेस्टेड अप्रोच होती है वो ये होती है कि आप अपने पूरे डेटा को मॉडल को ट्रेन करने के लिए नहीं देंगे। दैट मीन्स आपके पास जो डेटा सेट है जो आप कहीं से अरेंज करके लाए हैं, इस डेटा सेट को पहले आप दो पार्ट में तोड़ते हैं। ट्रेनिंग और दूसरा टेस्टिंग। ट्रेनिंग वाले पार्ट को आप सीन डेटा कहते हैं और टेस्टिंग वाले पार्ट को अनसीन डेटा कहते हैं। मॉडल को आप ट्रेन करते हैं इस वाले पार्ट से जो आपने यहाँ पे रखा हुआ है। ये आपका मॉडल ट्रेन हो गया। फिर मॉडल सही से ट्रेन हुआ या नहीं हुआ, इस बात को समझने के लिए हम लोग बाइस वेरिएंस, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो अगला काम हमारा ये होता है कि मॉडल ट्रेन हो जाने के बाद अब मॉडल के ऊपर ट्रेनिंग डेटा का स्कोर निकालेंगे और अनसीन डेटा का भी क्या निकालेंगे, स्कोर निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि हमारा जो मॉडल आना चाहिए वो लो बायस एंड लो वेरिएंस की कैटेगरी में आना चाहिए। लो बायस का मतलब है मॉडल का ट्रेनिंग का जो प्रिडिक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, है ना। दैट मीन्स ट्रेनिंग पर मॉडल बढ़िया काम कर रहा है, आपका 98, 95, 97% एक्यूरेसी आई है तो लो बायस कहलाएगा। लो वेरिएंस का मतलब है जैसा मॉडल ट्रेनिंग पे काम कर रहा है वैसा ही टेस्टिंग पे कर रहा है। तो अगर ट्रेनिंग में 98% है और टेस्टिंग में 97% है तो ठीक माना जाता है लो वेरिएंस। ट्रेनिंग में 98% है, टेस्टिंग में 75-80% है तो हाई वेरिएंस वेरिएंस हो गया। तो अगर लो बायस की जगह बायस हाई भी हो और वेरिएंस फिर भी लो हो तो ऐसा मॉडल बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा, लेकिन एक जनरलाइज मॉडल माना जाएगा कि हमारा मॉडल जैसा ट्रेनिंग पर है वैसे ही हमारा टेस्टिंग पे है। तो लो बायस लो वेरिएंस मॉडल को हम लोग तलाश करते हैं और इस तरह के मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस्ट फिट मॉडल कहते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जब आप किसी भी डेटा सेट पर मॉडल को ट्रेन करें तो हमारा लास्ट पर्पस यही होना चाहिए कि वो मॉडल बेस्ट फिट में ट्रेन होना चाहिए। ठीक है। अब कल हमने इसके लिए कुछ काम करे थे। अब थोड़ा सा इसमें हम और समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या हमारा यहाँ पर रहता है। तो कल वाले कोड को ही मैं इसकी जुपिटर फाइल सेव एज करके बना लेता हूँ क्योंकि मोस्टली स्टेप्स हमारे वही रहेंगे इसमें। तो ये इंपोर्ट कर लिया pandas के लिए। ये आपका डेटा फ्रेम आ गया। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? इस बैच में थे? फिर बैठ जाओ। तो मैंने सिंपल क्या करा, जितने इंपोर्ट थे उनको एक जगह पे लिख लिया जिससे कोड थोड़ा सा हमारे लिए सिस्टमेटिक सा नजर आए। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, आप जब जिसकी जरूरत पड़े तब लिख लो, बट जब मैं आपको ये कोड दिया करूंगा
तो आपको पहले पता होगा कि इसमें क्या क्या लिखने की बात कही गई है। ठीक है। ये देखो, जो भी रिक्वायर्ड इंपोर्ट्स थे वो मैंने यहाँ पर कर लिया। उसके बाद ये आपका डेटा था, मैंने इसको रीड कर लिया। इसमें से फीचर और टारगेट को सेपरेट कर लिया। उसके बाद मैंने डेटा को ट्रेनिंग टेस्टिंग में स्प्लिट कर लिया। मॉडल क्रिएट करा। जिस समय मॉडल क्रिएट है, ये अनट्रेन्ड है। बस इसको ये पता है कि मुझे जो ट्रेनिंग मिलेगी वो इस एल्गोरिथम से मिलेगी। उसके बाद मैंने मॉडल को ट्रेन करा। फिट मेथड का काम होता है मॉडल को ट्रेन करना। मॉडल ट्रेन हो गया। उसके बाद आपने क्या करा, मॉडल का स्कोर निकाला। और जो स्कोर निकाला वो हमारा ट्रेनिंग का स्कोर अलग निकाला और टेस्टिंग का स्कोर आपने अलग निकाला। और जब ये स्कोर निकाल कर आपने चेक करा, तो कुछ आपके सामने जो पिक्चर आई थी वो ये वाली पिक्चर आई थी। ये लो। तो कल वाले पूरे कोड को मैंने ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख दिया। ये पूरा कल का प्रोग्राम था हमारा। ठीक है। अब हमारा पर्पज है कि हम इस मॉडल को बेस्ट फिट की तरफ लेके जाएं। तो क्या क्या जतन है बेस्ट फिट की तरफ लेके जाने में। कल मैंने कुछ चार पांच बातें आपको बताई थी। उसमें अभी दो तीन बातें और हैं जो ऐड की जा सकती हैं। तो मॉडल को आप पहले समझिए कि आपका जो डेटा है, उस डेटा में अगर हम ये देखें कि जब ट्रेनिंग टेस्टिंग में डेटा स्प्लिट हुआ होगा, तो यहां से आप चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जब डेटा आपका ट्रेनिंग टेस्टिंग में स्प्लिट हुआ है, तो मैंने ये समझने की कोशिश करी, मेरे पास जो एक्चुअल डेटा था, इस एक्चुअल डेटा में टोटल 22 सैंपल हैं। इन 22 सैंपल में 16 सैंपल, चलो, इन 22 सैंपल में सबसे पहले ये पता करो कि ये हमारा बाइनरी क्लासिफिकेशन का डेटा है। बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि मेरा टारगेट में दो ही क्लासेस हैं। तो ऐसा डेटा जिसके टारगेट में दो क्लासेस होंगी, बाइनरी क्लासिफिकेशन का डेटा कहलाएगा। और अगर किसी के टारगेट में दो से ज्यादा क्लासेस होंगी, तो मल्टी क्लासिफिकेशन का डेटा कहलाता है। तो अभी हमारा ये प्रॉब्लम बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि जरा ये बताना कि टोटल सैंपल आपके 22 हैं, ये 22 में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है क्लास का, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन आपको चेक करना चाहिए। अगर आप बेस्ट फिट मॉडल की तरफ जा रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने डेटा में क्लास डिस्ट्रीब्यूशन देखो। क्लास डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे देखेंगे, df डॉट फ्रूट नेम डॉट वैल्यू काउंट्स। ये कोई कोड है। इस कोड से क्या होता है, हमें ये पता चल जाएगा कि इस डेटा फ्रेम के इस कॉलम में कौन सी वैल्यू कितनी बार आती है। तो ये जो मेथड है, ये हमें ये बताता है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आती है।
तो अब किस कॉलम की बताएगा, इस कॉलम की बताएगा। तो ये कह रहा है कि जो हमारा एप्पल है ये 12 बार आता है, और जो बनाना है वो 10 बार आता है। तो 22 सैंपल है, 22 में 12 सैंपल एप्पल क्लास के हैं, और 10 सैंपल हमारे यहाँ पर बनाना क्लास के हैं। अब जब मैंने डेटा को ट्रेनिंग टेस्टिंग में स्प्लिट करा, है ना, अब देखते हैं क्या हुआ। तो ये हमारा ओवरऑल। अब मैंने डेटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर लिया। ये ट्रेन हो गया और ये आपका टेस्ट हो गया। तो जब मैंने डेटा को ट्रेन में डाला, तो यहां देखना डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ क्लास का, और यहां पर देखो क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ। तो अब यहाँ पे हम y_ट्रेन, ये हमारे पास एक एरे है। अब अगर मैं इसको मैनुअली यहाँ पर लेकर आऊं, तो जरा मैनुअली काउंट करना कि यहाँ पर एप्पल कितने आए ट्रेनिंग में, और बनाना कि कितने सैंपल आए। पहले एप्पल के काउंट करते हैं। तो एप्पल के जो आपके सैंपल आए हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एप्पल के 11 सैंपल, बनाना के कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। ये तो नाइंसाफी है। एक्चुअल डेटा में हमारे एप्पल और बनाना के लगभग लगभग बराबर ही सैंपल थे। अब मॉडल इस डेटा से ट्रेन नहीं हो रहा है। जो मेरा मॉडल है वो इससे ट्रेन नहीं हो रहा है। मॉडल मेरा ट्रेन हो रहा है इस वाले डेटा से। जो ट्रेनिंग का फीचर है वो ये है, ये डेटा से मेरा मॉडल ट्रेन हो रहा है। ये वाला डेटा जा रहा है मॉडल ट्रेनिंग के लिए, दिस वन, ये और ये। तो इसको मैं ऐसे यहाँ पे लिख के दिखाऊं, पहला वाला बनाना, दूसरा वाला एप्पल, तीसरा वाला बनाना, चौथा वाला एप्पल, पांचवा वाला बनाना, एप्पल, 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 और ये बनाना, बनाना, एप्पल, एप्पल। अब इस डेटा पर मॉडल मेरा ट्रेन होगा। तो क्वेश्चन मार्क तो है कि ट्रेनिंग के टाइम पर मॉडल 11 सैंपल एप्पल के देख रहा है, और सिर्फ 5 सैंपल बनाना के देख रहा है। तो अच्छा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब मॉडल ट्रेन होगा, तो मॉडल जितनी क्लासेस के लिए ट्रेन किया जा रहा है, आपको हर क्लास के लगभग बराबर सैंपल रखने चाहिए। एकदम बराबर की बात नहीं हो रही है, लगभग बराबर। जैसे मान लो कि आपके ट्रेनिंग में टोटल 16 सैंपल आए हैं, तो 8 8 रख लो, 8 इसके 8 चलो 9 रख लो, 9 एक रख लो, 7 एक, इतना चल जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा फिर डिसबैलेंस हमारा माना जाएगा। तो अब ये काम कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो रैंडम होता है ना। हमें क्या पता कि कौन सी क्लास का सैंपल ट्रेनिंग में जाएगा, कौन सी क्लास का सैंपल टेस्टिंग में जाएगा, क्योंकि जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है वो रैंडमनेस पे काम कर रहा है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि इस क्लास का सैंपल यहाँ डालो, इस क्लास का सैंपल यहाँ डालो। तो अब पहला फैक्टर जो मेरा समझ में आ सकता है और आ भी रहा है, कि मॉडल हमारा बेस्ट फिट में नहीं आया है। मॉडल हमारा अभी ओवरफिट चल रहा है, क्योंकि मॉडल का वेरिएंस बहुत आई है। तो फिर क्लास डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा मॉडल ट्रेनिंग में हुआ है, ये शायद हमारा अच्छा नहीं हुआ है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमें क्या कहा गया, हमसे कहा गया कि जब आप डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड करते हैं, ये डेटा डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया, और ये आपके प्रिडिक्शन आए हैं। ठीक है। अब ये सारे काम आपने करके देख लिया। अब एक काम दूसरा करके देखो।
इसी कोड को दोबारा लिखो, और इस बार क्या पास करना है यहाँ पर, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर हम अपना फीचर पास करते हैं, टारगेट पास करते हैं, और रैंडम स्टेट पास करते हैं। एक आर्गुमेंट और पास कर दो यहाँ पर, जिसका नाम है स्ट्रेटिफाई। स्ट्रेटिफाई जो आर्गुमेंट होगा, इस आर्गुमेंट में आपको अपना टारगेट पास करना है। जो आपका टारगेट था, इसको पास करना है। अब ये आर्गुमेंट क्या करता है, स्ट्रेटिफाई आर्गुमेंट ट्राई टू मेंटेन इक्वल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इन ट्रेनिंग एज वेल एज टेस्टिंग। एज वेल एज टेस्टिंग का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखो। यहां पर अगर मैं वाई टेस्ट को पकड़ूं, तो वाई टेस्ट में देखो, ट्रेनिंग में क्या गया था, एप्पल गए थे 11, बनाना गए थे 5। टेस्टिंग में एप्पल कितने हैं, 1। बनाना कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब पिक्चर क्या है, उसको समझो। पिक्चर ये है कि मान लो आपको मैंने 2 टॉपिक पढ़ाई, एक का नाम है लिस्ट और एक का नाम है डिक्शनरी। लिस्ट पर मैंने आपको 11 क्लासेस दी, या 11 कॉन्सेप्ट पढ़ाई, मान के चलते हैं। डिक्शनरी के मैंने आपको 5 कॉन्सेप्ट पढ़ाए बस। जब आपको ट्रेनिंग मिल रही थी, जब आप पाइथन पढ़ रहे थे, तो आपको पढ़ाने वाले ने लिस्ट के 11 कॉन्सेप्ट पढ़ाए और डिक्शनरी के 5 कॉन्सेप्ट पढ़ाए। अब आपका एवेल्युएशन हुआ, आपका एग्जाम लिया गया। एग्जाम लेने वाले ने कहानी उल्टी कर दी, लिस्ट से आपसे बस एक क्वेश्चन पूछा, और डिक्शनरी से आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लिए। सर ये तो सही नहीं है। जिस पर मैंने ज्यादा टाइम दिया था पढ़ाई में ट्रेनिंग के टाइम पर, एग्जाम में उसका बस एक ही क्वेश्चन आया। और जिस पर मैंने कम टाइम दिया था एग्जाम में, उसके लगभग ज्यादा क्वेश्चन आ गए या बराबर क्वेश्चन आ गए। तो ये तो सही नहीं हुआ। तो अब जो स्ट्रेटिफाई है, स्ट्रेटिफाई कोशिश करता है यहां पर भी बैलेंस बनाने की, कि जो एप्पल और बनाना के सैंपल आएंगे, एप्पल और बनाना तो मेरे डेटा सेट में है, इन जनरल मेरी जितनी क्लासेस होंगी उनके बराबर सैंपल ट्रेनिंग में आए, और लगभग बराबर सैंपल ही किस में आए, हमारा टेस्टिंग में आए। तब मॉडल को बढ़िया जज किया जा सकता है। इस तरह से कल जो हमने मॉडल को जज किया था, ये एक इनकम्प्लीट पिक्चर मानी जाएगी। कंप्लीट पिक्चर ये है कि आप पहले ट्रेनिंग में क्लासेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लेकर आओ, और टेस्टिंग में भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लेकर आओ। चलो, अब ये सारी बातें हमारी समझ में आई हैं। अब हमने क्या करा, स्ट्रेटिफाई इक्वल टू वाई यहाँ पर हमने लगा दिया। ठीक है। उसके बाद अब देखो, मॉडल का स्कोर चेंज हो गया। अब मॉडल लो वेरिएंस की तरफ आ गया है। यहाँ पर देखो, मॉडल का वेरिएंस हाई है, दोनों के बीच का जो गैप है ये बहुत ज्यादा है, दैट इज वेरिएंस। यहाँ पर दोनों के बीच का जो गैप है ये बहुत कम है, दैट इज लो वेरिएंस। अभी भी बायस हाई माना जाएगा क्योंकि 87 है, इसको 97 आना चाहिए था। लेकिन इन दोनों मॉडल को कंपेयर करें और मुझे कोई वन पिक करने को कहा जाए, तो मैं इसको पिक करूंगा। लो वेरिएंस मॉडल हमारी पहली चॉइस होती है। पहली चॉइस, सबसे पहली चॉइस तो लो बायस लो वेरिएंस वाली होती है। उसके बाद अगर बायस हाई है बट वेरिएंस फिर भी लो है, तो ये फिर भी आप कंसीडर करना शुरू, कुछ ना से कुछ भले में ये वाली पिक्चर हमारी आती है। हाँ, आगे। तो ये हमारी पिक्चर रहती है।
उसके बाद ये आपका स्कोर देख लो, ये आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जरा ट्रेनिंग में काउंट करके देखना कितने एप्पल कितने क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एप्पल 9 हो गए। अब बनाना, 1 2 3 4 5 6 7। बनाना 7 हो गए, लगभग ठीक ठाक हो गया। टेस्टिंग में भी आपकी पिक्चर ऐसी बनी होगी, 1 2 3 बनाना और 3 एप्पल। तो ये आपने बंटवारा सही करा है। तो हमें इस बात को फोकस करना चाहिए। थोड़ा देखो, बनाओ इसे, मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में। कि अपने मॉडल को लेकर हम वेरिएंस अपना बेटर कर पा रहे हैं जस्ट बाय स्पेसिफाइंग वन आर्गुमेंट दैट इज स्ट्रेटिफाई। तो इसका पर्पस है ट्रेनिंग में क्लास डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करना, पॉसिबल है इक्वल कर देना या थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना, और टेस्टिंग के लिए भी सेम अपना लगा के चलना। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे इस काम को किया जाएगा और बेटर, इसको मैं और बेटर की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। तो क्या कर सकते हैं उसको समझते हैं। तो उसके लिए पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि हमारा जो KNN एल्गोरिथम है ये काम कैसे करती है। तो जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि सर शायद हम ये मिस्टेक कर रहे हैं, अगर हम ये सही कर दें तो इसको और बेटर किया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने कुछ लिखा हुआ है, इसका क्लास प्रेडिक्ट करो, ये डिजिट है या लेटर है, क्या लग रहा है आपको? अगर ये 13 आपको लग रहा है 13, तो इसे आप डिजिट में क्लासिफाई करेंगे। और आपको ये बी अल्फाबेट लग रहा है तो आप इसे लेटर बोलेंगे। तो अब मैंने जानबूझ के ऊपर तो मिला दिया, नीचे नहीं मिलाया, आधा आधा लग रहा है। अपने अपनी समझ के हिसाब से आप जो आंसर दोगे वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सर अल्फाबेट अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो गलत होगा या डिजिट करें तो भी गलत होगा। तो फिलहाल आप यहाँ पर एक बेस्ट पोजीशन में नहीं है टू प्रिडिक्ट क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर करेक्टर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ पर 12 लिख देता हूँ, यहाँ पर 14 लिख देता हूँ, तो अब थोड़ी सी आपको कॉन्टेक्स्ट से हेल्प हो गई कि भाई कॉन्टेक्स्ट जब आएगा तब पता चला कि अच्छा अब तो इसे क्या कह सकते हैं, डिजिट कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में मैं आपको ले जाऊं, मैंने ऐसे भी कर दिया। अब अब फिर से सर जहां थे वहीं आ गए लौटकर। अब सर ये अल्फाबेट भी हो सकता है और फिर से डिजिट हो सकती है। तो अब मैंने क्या करा, इसके आसपास और बहुत सारे ऐसे करके यहाँ पर डाल दिया। अब बताओ इसके बारे में, ये कौन है? तो अब अगर आपसे कहा जाए कि आपका नेचर क्या है, तो मैं आप किन लोगों के साथ ज्यादा रहते हो उनका नेचर देखकर आपका नेचर गैस कर सकता हूँ। क्योंकि जिन लोगों के साथ आप ज्यादा रहते हो आपके ऊपर उन्हीं का रंग आ रहा होगा। तो जैसी संगत वैसी रंग, है ना, पुराने जमाने में लोग कहते थे। तो वही कहानी हमारे यहाँ पर है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसकी क्लास प्रेडिक्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके
साथ उठने बैठने वाले जो लोग हैं उनको चेक करूंगा कि कितने इनके साथ वाले अल्फाबेट हैं और कितने इसके साथ वाले हमारे ये हैं। किसी ने कहा कि सर ऐसा सही नहीं है। अब जैसे इस क्लास में मुझे किसी एक का नेचर गैस करना हो, तो इस क्लास में 40 लोग बैठे हैं, तो 40 का नेचर चेक करोगे। हो सकता है ये उनमें से बहुत सौ को कम जानता हो, जानता ही ना हो सकता है किसी से हाय हेलो होती है हफ्ते में एक बार। हाँ, उन लोगों को समझने की कोशिश करो जिनसे डेली मुलाकात होती है, डेली व्हाट्सएप पे चैट होती है। उन लोगों का नेचर क्या है, शायद ये उससे ज्यादा क्लोज करेगा। हर किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपके जो क्लोज फ्रेंड हैं उनको पकड़ना है, सबको नहीं पकड़ना है। क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, नेबर्स। नेबर्स माने पड़ोसी। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके क्लोज फ्रेंड ढूंढेंगे। क्लोज फ्रेंड। अब इसके क्लोज फ्रेंड कैसे ढूंढोगे। अब ये आपका घर है ना, और आपके घर से बहुत सारे मॉल हैं। एक मॉल ये है, एक मॉल ये है, एक मॉल ये है, एक मॉल ये है। अब आपसे कहा जाए कि बहुत सारे मॉल हैं, ये बताओ आपके घर से पास सबसे नजदीकी 3 मॉल कौन से हैं। तो आप क्या करोगे, गूगल मैप पे जाके सबकी डिस्टेंस देखोगे, और जिसकी डिस्टेंस कम आएगी कह दोगे ये मेरे पास के हैं। तो इसी तरह से हमने क्या करा, हमने इस लेटर से जितने भी और लेटर हैं सबकी डिस्टेंस निकाल ली। सबकी डिस्टेंस निकाल ली। कैसे निकालते हैं उसकी गणित तभी पढ़ाएंगे। सबकी डिस्टेंस निकाल ली। और यहां पर हम क्या करते हैं, 5 नियरेस्ट नेबर ले लेते हैं। 5 ले लेते हैं, आप 4 ले लो, 3 ले लो, 6 ले लो, 2 ले लो। तो इसे बोलते हैं के। के का मतलब है नंबर ऑफ नेबर्स, कितने नेबर्स पे काम करोगे, तो इसको हम के कहते हैं। तो के की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 5 रहती है। जब हम कुछ नहीं कहते तो बाय डिफॉल्ट के की वैल्यू हमारी 5 होती है। तो अब क्या करेंगे, इसके नियरेस्ट 5 नेबर निकालेंगे। तो फिलहाल तो आंखों से देख कर निकाल लेते हैं। तो अगर हम आंखों से देखें तो जो नियरेस्ट 5 मुझे लग रहे हैं, इसके एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो, एक ये हो गया, तीन, एक ये हो गया, चार, एक ये मान लो, एक ये मान लो, 5। तो अब वोटिंग करो, जैसे इलेक्शन वोटिंग होती है, किस पार्टी को कितने वोट मिले, वोटिंग करो। जो लेटर डिजिट्स हैं वो इसके नियरेस्ट 5 में कितने हैं, एक, दो, तीन, चार। और लेटर कितने हैं, तो 6 कर दिए क्या मैंने। चलो 6 कर दिए मैंने, तो 6 ले लो, कोई बात नहीं। ऑड संख्या इसलिए लोग लेना पसंद करते हैं ताकि टाई ना हो जाए। और मान लो हो भी जाएगा तो उसका आंसर भी है। तो फिलहाल ज्यादा वोट किसको मिले, हमारे डिजिट वाले को। तो इसका मतलब इसका नेचर जो होगा वो डिजिट के जैसा होना चाहिए। तो इसका प्रिडिक्शन क्या आना चाहिए, हमारा डिजिट आना चाहिए। सेम यही कहानी हमारा के एन एन जो एल्गोरिथम है वो हमारा इंटरनली यूज करते हैं। तो इसका जो नाम है के, के माने नंबर ऑफ नेबर्स, के नियरेस्ट नेबर्स। अब समझते हैं कहानी क्या है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये मेरा ट्रेनिंग सैंपल है, ये मेरा ट्रेनिंग का डेटा था। अब मैं कोई न्यू सैंपल लेकर आया, मान लो ये हो गया हमारा 3, और ये हो गया हमारा मान लो 30।
अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब प्रिडिक्ट मेथड कॉल करते हैं तो प्रिडिक्ट मेथड इस सैंपल की, जितने भी सैंपल हैं ट्रेनिंग में, सारे नहीं सिर्फ ट्रेनिंग वाले, उन सारे ट्रेनिंग सैंपल से क्या करता है, डिस्टेंस निकालता है। डिस्टेंस निकालता है। तभी, हाँ ये पॉइंट उन्होंने सही गैस किया कि ऐसा क्यों कहा गया था कि मशीन लर्निंग के फीचर्स न्यूमेरिक होने चाहिए, क्योंकि बिहाइंड द सीन अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। किसकी, जिस सैंपल का प्रिडिक्शन करना है, ठीक है, उसकी, जो ट्रेनिंग में सारे सैंपल आए हैं उसके साथ। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो मैथ्स के अंदर डिस्टेंस निकालने के कई तरीके होते हैं। जो हमारा के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम यूज करती है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं मिन क्वेस्ट की डिस्टेंस। मिन क्वेस्ट की कोई इंसान रहे होंगे, जैसे न्यूटन का नियम, न्यूटन एक इंसान थे, ऐसे ही कोई मैथमेटिशियन रहे होंगे मिन क्वेस्ट की, उनका कोई सरनेम वगैरह होगा या हो सकता है फर्स्ट नेम हो। उन्होंने डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला बताया था। तो अब मान लो ये मैं 2 डायमेंशन में मेजर कर लेता हूँ, ये डायमीटर हो गई, ये आपका वेट हो गया। तो अब यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है जिसका डायमीटर गिवन है, जिसका वेट गिवन है। एक पॉइंट यहाँ पर है जिसका डायमीटर गिवन है, वेट गिवन है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला दिया गया था। अगर मैं इसको x1 y1 x2 y2 मान लूं, तो फार्मूला था x2 माइनस x1 के मॉड की पावर p माइनस, सॉरी, प्लस y2 माइनस y1 के मॉड की पावर p, और इस पूरे की पावर 1/p। डिस्टेंस निकालने का मिन्कोएस्की ने ये एक फार्मूला दिया था। अब अगर इस फार्मूले को मुझे प्रैक्टिकली यूज करना है, तो इसमें p की वैल्यू मैं 1 रखूंगा। अगर मैं p की वैल्यू 1 रखूं, तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का मॉड पावर 1, कुछ हुआ ही नहीं, प्लस y2 माइनस y1 का मॉड, इस पूरे की पावर 1/1, मतलब इतना ही फार्मूला हो गया। तो जब p की वैल्यू 1 आती है, तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला ये हमारा मैनहट्टन फार्मूला कहलाता है। इसे बोलते हैं मैनहट्टन फार्मूला। ठीक है। अगर मैं इसमें p की वैल्यू 2 रख दूं, तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हो गया x2 माइनस x1 के मोड का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 के मोड का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 1/2। तो पावर 1/2 को अंडर रूट भी कहते हैं, सेकेंड रूट। तो जब मिन्कोवेस्की के डिस्टेंस फार्मूले में मैं p की वैल्यू 2 कर दूंगा, तो ये फार्मूला बन जाता है, और इस फार्मूले को बोलते हैं इक्विलिटीन फार्मूला। इक्विलिटीन फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह से आप डिस्टेंस निकालने के लिए मेन क्वेस्की का जो जनरल फार्मूला है उसको यूज करते हैं, और उसमें आपको पी की वैल्यू बतानी पड़ती है। तो ज्यादा बार लोग पी की वैल्यू 2 पर काम करते हैं, और फिर जब मेन क्वेस्की के फार्मूले में पी की वैल्यू 2 डाल दी जाती है, तो फिर ये फार्मूला इक्विलिटीन फार्मूला कहलाता है। इसके अलावा पी की वैल्यू 3 4 5 डालोगे तो कोई नाम नहीं है अलग से, फिर उसको सिर्फ मेन क्वेस्की नाम से ही जाना जाता है। ठीक है। तो अब मैं इस वाले फार्मूले का यूज करके दिखाता हूं इक्विलिटीन का, क्योंकि ज्यादा बार आपको यह शब्द सुनने को मिलेगा, इक्विलिटीन फार्मूला। ठीक। तो अब ये एक पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट आपका ये हो गया। अब इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो।
तो 5.5 -3 के मॉड का स्क्वायर प्लस 30, सॉरी 80 -30 के मॉड का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। अब कैलकुलेट करो, कुछ ना कुछ डिस्टेंस आएगी। तो ये हो गया कितना, मान लो मोटा मोटा ये 5 होता है ना, गुणा भाग आसान हो जाएगी। तो 5 में 3 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, मोटा मोटा लगा लेते हैं। ये आ गया 80 में 30 गए 50, 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500। तो इसका तो कोई खास मतलब ही नहीं है। मोस्टली जो आपका रिजल्ट बनेगा वो इस पर ज्यादा हमारा डिपेंड कर रहा होगा। इसकी तो वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं इम्पैक्ट कर रही। बहरहाल जो भी है, आपने देख लिया। अब इस वाले सैंपल की डिस्टेंस इससे निकालो, इस वाले सैंपल की डिस्टेंस इससे निकालो, इस वाले की सबसे निकालो। कौन निकालेगा, हम थोड़ी निकालेंगे, जो हमारा प्रिडिक्ट मेथड है वो निकालता है। तो प्रिडिक्ट मेथड बिहाइंड द सीन क्या करता है, हमारे सैंपल की ट्रेनिंग में जितने सैंपल थे सबसे डिस्टेंस निकालता है। अब निकाल ली। अब चेक करेगा कि इन सब में सबसे छोटी 5 डिस्टेंसेस कौन कौन सी आई हैं। अब आप अपना कॉमन सेंस लगाओ। इस वाले सैंपल से नजदीकी 5 डिस्टेंस कौन सी आई होंगी। शायद एक ये लग रही है मुझे, एक ये भी लग रही है, 2, एक ये भी होगी, 3, ये भी हो सकती है, 4। अब कोई एक और ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो कोई सी अपनी 60 वाली मान लो, चलो ये 5 हो गई। अब क्या देखो, इन पांचों ट्रेनिंग सैंपल का क्लास क्या है, टारगेट क्या है, ये देखो। तो ये मैं मैनुअली कर रहा हूँ, ये बिहाइंड द सीन प्रिडिक्ट खुद करेगा। मुझे तो बस सीखने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। तो पहले वाले की क्लास है एप्पल, नहीं पहला एक मिनट रुक जाओ, ये आया है, ठीक है। दूसरा वाला है, दूसरा वाली क्लास है बनाना। तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, तो 3 4 5 6 7, ये भी बनाना। 8 9 10, 7 8 9 10, ये भी बनाना। 11 12, 11 12, ये भी बनाना। 13वां ये भी बनाना। तो सारे बनाने ही है, सब वोट की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका प्रिडिक्शन कराने जाऊंगा तो कॉन्फिडेंटली क्या बोलेगा, बनाना बोलेगा। हाँ, थोड़ा सा मैं अगर इसमें चेंजेस ला दूं, मान लो इसको मैं कर दूं यहाँ पर 4.5 और इसको कर दूं मैं 50, तो सर मामला टाई वाला कई बार आ सकता है। तो अब वोट करो कि इसके सैंपल के जो नियरेस्ट सैंपल आए हैं ट्रेनिंग वाले, उनकी जो क्लासेस हैं, उन क्लासेस में वोटिंग करो कि किसके ज्यादा सैंपल हैं। जिसके ज्यादा होंगे वही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो बिहाइंड द सीन जो हमारी केनन एल्गोरिथम है वो कैसे काम करती है ये समझ में आ गया। यानी कि हमारा फिट मेथड में कोई खास यहाँ पर पैटर्न नहीं निकलता। फिट मेथड सिर्फ क्या करता है, ट्रेनिंग डेटा को मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है। सारा खेल जो हो रहा है वो प्रिडिक्ट मेथड के अंदर हो रहा है। प्रिडिक्ट मेथड डिस्टेंस निकालता है, प्रिडिक्ट मेथड वोटिंग कराता है, प्रिडिक्ट मेथड फिर आपको आंसर ला कर देता है। फिट मेथड सिर्फ क्या करता है, मेमोरी लोकेट कर देता है ट्रेनिंग सैंपल के डेट सेट। तो इसमें कोई खास कोई पैटर्न निकालने वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं रहा। कब, जब मैं के एन एन एल्गोरिथम का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब अगर आपसे कहा जाए कि ये जो कहानी है, इस पूरी कहानी का मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। सब कुछ वही होगा, है ना, बस थोड़ा सा चेंज होगा। ये देखो, ये सारे सैंपल हैं। ब्लैक सैंपल वो है जिसका मुझे प्रिडिक्ट करना है। 2 क्लासेस हैं, ग्रीन और ब्राउन। अब क्या करा, इसके जितने सैंपल हैं सबसे डिस्टेंस निकाली, सबसे डिस्टेंस निकाली जा रही है। अब शॉर्टेस्ट 5 डिस्टेंस वाले सैंपल कौन से हैं उनको पकड़ लिया गया। अब इनमें वोटिंग कराई गई। 3 ग्रीन क्लास के निकले और 2 ब्राउन क्लास के निकले। अब प्रिडिक्शन कर दो कि ये जो सैंपल है ये ग्रीन का होगा,
क्योंकि मेजॉरिटी ग्रीन क्लास की है। ये आपका मेन क्वेस्ट की फार्मूला है। मेन क्वेस्ट की फार्मूले में अगर पी की वैल्यू वन कर दें तो ये आपका बन जाता है मैनहट्टन फार्मूला। और अगर इसमें पी की वैल्यू टू कर दें तो ये बन जाता है आपके जान पहचान वाला फार्मूला, जिसको आप बोलते हैं इक्विलिटीन फार्मूला। ठीक है। अब इस फार्मूले में बस एक चीज मुझे और समझानी है, वो ये कि सर मान लो हमारे पास डायमेंशन आप जिसको कह रहे हो वो हमारे फीचर होते हैं। मान लो मेरे डेटा में एक फीचर है एक्स नॉट, एक फीचर है एक्स वन, एक फीचर है एक्स टू, एक फीचर है एक्स थ्री। तो जब हमें फीचर के मैथमेटिक्स वाले नाम रखने होते हैं तो हम एक्स नॉट, तो जीरो को नॉट प्रोनाउंस करते हैं, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री ऐसे रख लेते हैं। अब सर इसमें मान लो यहाँ पर वैल्यूज होती हैं, तो अब मैं दो सैंपल के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला कैसे लगाऊंगा? तो अब ये फार्मूला ऐसे होगा ना, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू प्लस। सर करके देखो समझ में कम आया, हमने कहा चलो मान लो एक पॉइंट है P1, यहाँ पर वैल्यू है 4, 5, 6, 7। एक पॉइंट है P2, यहाँ पर वैल्यू है मान लो 6, 5, 7, 8। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है यूजिंग इक्विलिडियन फार्मूला। तो दूरी आएगी दिस माइनस दिस, 6 - 4 का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस, 5 - 5 का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस, 8 - 7 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से इक्विलिडियन फार्मूला सिर्फ टू डायमेंशन पे काम नहीं करता है। इक्विलिडियन फार्मूला nth डायरेक्शन पे काम कर सकता है, कितनी भी डायरेक्शन हो सकती हैं। विजुलाइज करना मुश्किल है, इसलिए जनरली हमें जब पढ़ाया गया इक्विलिडियन फार्मूला तो टू डायमेंशन को लेकर पढ़ाया गया, एक एक्स हो गई एक वाई हो गई। कितनी भी डायमेंशन पर आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में आप हर फीचर को एक डायमेंशन मानकर चलते हैं। ठीक है, जितने फीचर ना उतने डायमेंशन आपकी हो गई। अब सोच कर देखो, अगर कोई फीचर ऐसा होता तो मेरा खेल बिगड़ जाता। जो मेरा फीचर है मान लो इस तरह से होता कोई, यहाँ पर एक और आता कलर फीचर, कलर रेड येलो, रेड येलो। अब इनकी डिस्टेंस कैसे निकलेगी? निकल ही नहीं सकती। इसीलिए मशीन लर्निंग में यह कहा जाता है कि जितने फीचर्स होने चाहिए वो सब कैसे होने चाहिए, न्यूमेरिक होने चाहिए। क्योंकि बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं कोई एल्गोरिथम, कुछ एल्गोरिथम्स डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस जब निकालते हैं तो हर फीचर की वैल्यू का दूसरे हमारी वैल्यू से डिफरेंस निकाला जाएगा, स्क्वायर करा जाएगा। तो नंबरों के साथ पॉसिबल है, स्ट्रिंग के साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। कुछ एल्गोरिथम डिस्टेंस नहीं निकालते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मैथमेटिक्स का यूज करते हैं जिसमें फिर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है। इन जनरल मशीन लर्निंग के जितनी एल्गोरिथम्स हैं वो सारी एल्गोरिथम कोई ना कोई गणित लगाते हैं और उस गणित में न्यूमेरिक डेटा होना मस्ट हो जाता है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं, बहुत ध्यान से समझना, चलो मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं आपके लिए। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को आप ऑब्जर्व करना। मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, मैंने लिखा यहाँ पर वेट 3 और ये कर दिया मैंने 30। बताओ क्या प्रिडिक्शन आना चाहिए इसका? बनाना आ भी रहा है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको 3.5 कर दिया। अभी भी क्या आना चाहिए, बनाना या बदल जाएगा? बनाना। चलो इसको बढ़ाकर 4 कर देते हैं। ठीक है, इसको 4.5 कर देते हैं। देख लेते हैं।
बनाना ही आ रहा है। 4.6 कर देते हैं। बनाना। 4.7 कर देते हैं। बनाना। 4.8 कर देते हैं। बनाना। 4.9 कर देते हैं। बनाना। अब खेल दोबारा खेलेंगे। मैं इसको 5.5 तक ले आया। मैं इसको 6 तक भी ले जा रहा हूँ। ठीक है। अब खेल दोबारा खेलेंगे। इसको बढ़ा के मैंने 30 से 35 कर दिया। इसको बढ़ाकर मैंने 40 कर दिया। इसको मैंने यहाँ 45 कर दिया। इसको मैंने यहाँ 50 कर दिया। यहाँ पर इसको 55 कर दिया। यहाँ इसको मैंने 60 कर दिया। इसको 65 कर दिया। 75 कर दिया। अब आप बहुत ध्यान से देखना। आप ये नहीं कहोगे कि सर यहाँ पर बस 3 से 6 तक गए थे और यहाँ 30 से 75 आ गए, तो नाइंसाफी कर रहे हो। आप ये देखो ना कि आपके डीएफ डॉट डायमीटर डॉट मिन वैल्यू क्या है। 2.3। डीएफ डॉट डायमीटर डॉट मैक्स वैल्यू क्या है। 7 तो इस रेंज में मैंने तीन आपके फैक्टर आगे बढ़ा दिए, तीन इंक्रीमेंट कर दिए, बहुत ज्यादा कर दिए इस रेशो के हिसाब से। लेकिन आप इस रेशो में देखना जरा, वेट वाले को। डीएफ डॉट वेट डॉट मिन। डीएफ डॉट वेट डॉट मैक्स। तो सर इसके हिसाब से तो आपने जो करा है वो ठीक ही है। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अच्छा खुद क्या समझे, मैं क्या समझा रहा हूं वो बाद में। आप क्या समझे इस एक्सपेरिमेंट से जो मैंने आपको करके दिखाया। इसका मतलब कौन सा फीचर हमारा डोमिनेंट हो रहा है। वेट। वेट फीचर कह रहा है कि मैं ही हूं जो भी हूं इस पूरे प्रिडिक्शन को लेकर। डायमीटर तो साइड में हो गया है, उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो ये गलत साइन है मॉडल के बेस्ट फिट में जाने का। मॉडल का बेस्ट फिट तब बन पाएगा जब आपके जितने फीचर हैं लगभग इक्वली कंट्रीब्यूट करें। अगर कोई फीचर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है और कोई फीचर कोई इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा है, तो देखो आपने अपना कितना कितना नुकसान कर लिया होगा। सबसे पहले तो जो पहला फीचर है डायमीटर वाला, जो हमें लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट बहुत कम है। और लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, आप खुद समझ जाओगे कि 330 और एक तरफ है 480, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 80 - 30 का स्क्वायर। तो अब पूरे डिस्टेंस को निकालने में इसका कंट्रीब्यूशन तो बहुत छोटा है, बहुत छोटी वैल्यू है। ज्यादा बड़ी वैल्यू तो इसी से निकल कर आई है हमारी। यही तो डिस्टेंस से पता चल रहा है हमारे लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एल्गोरिथम डिस्टेंस बेस्ड कंप्यूटेशन करती है तो वो फीचर ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट डालेगा अपना, जिसके मिनिमम मैक्सिमम रेंज ज्यादा है, जिसका जो इंटरवल है फैलाव जिसका ज्यादा है। और वो फीचर जिसका रेंज कम है वो अपना इम्पैक्ट बहुत कम डालेगा। क्योंकि जब स्क्वायर करोगे डिफरेंस निकालोगे तो वो छोटा ही वैल्यू और छोटी ही रह जाएगी। और जो बड़े वाले हैं उनका डिफरेंस बड़ा आएगा, फिर स्क्वायर करोगे और बड़ा हो जाएगा वो, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया। इसका सॉल्यूशन निकाला गया कि आप क्या करो, फीचर स्केलिंग। एक टर्म आता है हमारा जिसका नाम है फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा। फीचर स्केलिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। फीचर स्केलिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके डेटा में जितने फीचर हैं, हर फीचर हमारा इक्वली इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर एक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है एक फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको मेमोरी में रख कर मेमोरी क्यों खराब कर रहे हो। और जब मॉडल फिट होगा या मॉडल प्रिडिक्ट करेगा तो इस पर कैलकुलेशन होने में जो टाइम लग रहा है क्या फायदा उसको लगाकर। तो आप
कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ज्यादा बढ़ा रहे हो अपना मेमोरी को लेकर, एग्जीक्यूशन टाइम को लेकर? तो या तो इसको इक्वली यूज करो बाकियों के साथ, या फिर इसको हटा दो, फिर एक ही फीचर पर मॉडल ट्रेन कर लो अपना। तो अब फीचर स्केलिंग का पर्पस होता है कि आप अपने सारे फीचर को क्या करेंगे, सेम रेंज में लेकर आएंगे। तो सारे फीचर सेम रेंज में आपको लेकर आने चाहिए। अब मैं इस कोड को फिर से लिख कर दिखाता हूँ, और स्केलिंग के साथ देखते हैं कि क्या कोई इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, या और बेटर हमारा हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो देखेंगे। तो अब ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद उसके पीछे की मैथमेटिक्स समझाऊंगा। ठीक है? क्योंकि अभी हम जिस फ्लो में चल रहे हैं, उस फ्लो को हम एक बार पूरा अपना अचीव कर लेते हैं। कल हम मॉडल बनाना जानते थे, बेस्ट फिट की बात नहीं जानते थे। आज हमने कुछ पहलू टच करे जिससे हम मॉडल को बेस्ट फिट में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? हमारी मशीन लर्निंग खत्म हो चुकी है। हमारी आखिरी क्लास का मकसद भी यही होगा कि मॉडल को बेस्ट फिट कैसे बनाया जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा आपके डेटा के वेरिएशन को समझना है। डेटा में मिसिंग वैल्यू है तो क्या करना है, डेटा में अगर स्ट्रिंग फीचर है तो क्या करना है, डेटा इमेज वाला है तो क्या करें, डेटा में रो कॉलम ही नहीं है तो क्या करें। बस ये चीजें सीखनी है आपके लिए। और जितनी एल्गोरिथम अभी और पढ़ेंगे, हर एल्गोरिथम का एक ऑब्जेक्टिव है, बेस्ट फिट मॉडल लेकर आना। ठीक है? पूरा का पूरा जो सार है ऑलरेडी हम अपना पढ़ चुके हैं कि पूरा मशीन लर्निंग का मकसद क्या है। ठीक है? फ्रॉम एस्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग नाम का एक मॉड्यूल होता है। इसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है स्टैंडर्ड स्केलर। तो ये क्लास का नाम है। ठीक है? इंपोर्ट करते समय अगर कोई भी चीज क्लास है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी, और हर वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। क्लास है। और जो चीज फंक्शन है वो लोअर केस में लिखी गई है। ये फंक्शन है। और उनके बीच में अंडरस्कोर होगा। क्लास के बीच में अंडरस्कोर नहीं होगा। क्लास के बीच लगातार वर्ड लिखे गए हैं कैपिटल बना बना के। तो कोई चीज इंपोर्ट होते ही पता चल जाएगी कि वो क्लास है या फंक्शन है। अब स्टैंडर्ड स्केलर एक क्लास है। हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस सेल को जब आप चेंज करते हैं इंपोर्ट में, तो दोबारा रन करना ना भूलें शिफ्ट एंटर से। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पर दोबारा से इस कोड को यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो अब कहाँ पे चेंज आएगा, पहले मेरा पूरा डेटा लेकर आया, पूरे डेटा में फीचर निकाल लिया, टारगेट अलग कर लिया, डेटा को स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ पे बीच में एक स्टेप ऐड होगा। क्या स्टेप होगा? ट्रेनिंग में जो फीचर्स गए हैं उनकी स्केलिंग करो, और टेस्टिंग में जो फीचर गए हैं उनकी स्केलिंग करो। ठीक है? तो अब ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड स्केलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब इस स्केलर ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड होता है जो हमारा ट्रेनिंग के फीचर को स्केल करता है, और उस मेथड का नाम है फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ये मेथड कह रहा लाओ मुझे ट्रेनिंग के फीचर दे दो। तो ट्रेनिंग के फीचर आपके इसमें रखे हुए हैं, ये मैंने इसको यहां दे दिया। अब ये क्या करेगा, इन फीचर को हमारा सेंटर्ड करके वापस कर देगा। सेंटर्ड करके वापस कर देगा शब्द भूल जाओ अभी, बस ये मान लो इसको स्केल करके वापस कर देगा। सारे फीचर सेम रेंज में आ जाएंगे। कौन सी गणित लगाएगा ये मुझे पढ़ानी है अभी आपको। अब इससे नए फीचर ट्रेनिंग के बन गए। उसका नाम मान लो मैंने कर दिया एक्स ट्रेन स्केल्ड। ट्रेनिंग के फीचर स्केलिंग वाले। अब टेस्टिंग के फीचर को भी स्केल करना होगा। ध्यान रखना है
कि हमने मॉडल को जिन फीचर्स के साथ ट्रेन किया है, उन फीचर्स पे जो जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स अप्लाई करे हैं, जब अनसीन डेटा का प्रिडिक्शन कराएंगे तो सेम सीक्वेंस में वो सारे प्री प्रोसेसिंग भी अनसीन डेटा पर अप्लाई करते हैं। तो अब हम इस स्केलर ऑब्जेक्ट को ये बोलेंगे कि टेस्टिंग डेटा का भी स्केलिंग करो। तो इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म मेथड क्या करता है, टेस्टिंग के फीचर को हमारा स्केल करके आपको वापस करता है। तो अब यहां पर मैं पास करूंगा टेस्टिंग वाले फीचर। जो टेस्टिंग वाले फीचर हैं वो मैंने यहाँ पास कर दिया। अब ये टेस्टिंग के फीचर को स्केल कर कर हमें दे देगा। मैंने इसको एक्स टेस्ट स्केल्ड वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो दिस पार्ट जो हमने ऐड करा है इज फॉर फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग इज रिक्वायर्ड when you are using any distance based algorithm. KNN is a distance based algorithm। और आपके फीचर में आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ये जो आपने अभी करा, क्या करा, आप थोड़ी देर पहले आपने पहले क्लास डिस्ट्रीब्यूशन देखा सो डैट आप स्ट्रेटिफाई का डिसीजन ले पाए। फिर आपने क्या देखा, फिर आपने ये देखा कि किस फीचर में किस रेंज की वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये दो चीज देखी जिससे आपने डिसाइड करा कि स्केलिंग करनी चाहिए। तो सर ऐसे और भी फैक्टर होते हैं क्या जो हमें डेटा में मॉडल में जाने से पहले देखने चाहिए? हमने कहा ऐसे और भी फैक्टर होते हैं। इन सारे फैक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ई डी ए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एक स्टेप होता है मशीन लर्निंग में जो आपको करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब आप अपने डेटा को लोड करते हैं। लोड करने के बाद फिर आप पहले डेटा को समझते हैं कि आपके डेटा में क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फीचर किस स्केल में आपके आ रहे हैं, हमारा कौन सा फीचर स्ट्रिंग में है, कौन सा फीचर न्यूमेरिक है, जिससे आपको पता चलेगा कि मुझे इस फीचर को कन्वर्ट करना है भी नहीं करना है। तो इस सारे काम को हम क्या बोलते हैं, ईडीए कहते हैं। इसी में आपका एक स्टेप आता है आउटलायर ढूंढना, कि मेरे डेटा में आउटलायर तो नहीं है, मेरे डेटा में मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो आप करते हो अपने डेटा में, ये सब क्या कहलाती हैं, हमारी ईडीए कहलाती हैं। ठीक है, तो अब कल हम जिस पोजीशन पे थे और आज जिस पोजीशन में हैं, हम कल से बेटर पोजीशन में आ गए हैं। ठीक है, तो अभी जो आप कर रहे हैं इट इज पार्ट ऑफ ईडीए, डेटा को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड ईडीए। तो सर ये तो बहुत जरूरी स्टेप हो गया। हमने कहा मशीन लर्निंग के सारे स्टेप्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसको माना जाता है, ईडीए को। जब तक ये करोगे नहीं, आप डिसाइड कर ही नहीं सकते कि मुझे मॉडल तक पहुंचने से पहले क्या क्या करना चाहिए। अदरवाइज आप तो डेटा लाओगे सीधा मॉडल को दे दोगे। आपका नसीब अच्छा है, बेस्ट फिट में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देखते रहो कैसे आएगा। तो वो तभी आ सकता है जब आप ये सारे स्टेप्स जानते हो। इन्हीं सारे स्टेप्स के लिए आपको पांडास की नॉलेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें आप जो जो कर रहे हो वो सब पांडास से आप करते हो। ये सब पांडास के फंक्शन है। जो मैंने वैल्यू काउंट लिखा वो पांडास का फंक्शन है, मिसिंग वैल्यू, आउटलायर, ये सब पांडास से आप करते हो। बहरहाल अब सब कुछ कर दिया। अब अगला चेंज ये आएगा कि आप जब मॉडल को कर रहे हो, मॉडल को यहाँ पर आप ट्रेन कर रहे हो, ये रहा। तो ट्रेन करते समय अब जो फीचर आप पास करोगे वो स्केलिंग वाले पास करो, स्केलिंग वाले। हमने टारगेट को स्केल नहीं करा, ध्यान रखना। टॉपिक का नाम है फीचर स्केलिंग, टारगेट स्केलिंग की बात नहीं हो रही है। ठीक है, फीचर स्केलिंग, टारगेट जैसा था वैसा ही है। अब मॉडल से हमने प्रिडिक्शन कराया ट्रेनिंग स्कोर निकालने के लिए स्केल्ड वाले फीचर का यूज करके। मॉडल से टेस्टिंग डेटा का हमने कराया स्केल्ड वाले फीचर का यूज करके। अब देखते हैं कि मॉडल सबसे पहले ये था 9375 पे था। उसके बाद मॉडल मेरा
87 83 पर आया। अब उसके बाद देखते हैं मॉडल आगे बढ़ता है, पीछे जाता है, सेम रहता है, कुछ तो हलचल होगी। हलचल तो हुई है सर। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो आपका ट्रेनिंग का स्कोर है ये आपका बढ़ गया। लेकिन सर ये सिचुएशन, बताओ कौन सी सिचुएशन कहलाएगी? हाँ, क्या चीज इसमें कम है, क्या चीज ज्यादा है, ये बताओ। दोनों के बीच का गैप ज्यादा है, तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच का गैप ज्यादा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाई वेरिएंस। और हाई वेरिएंस वाले मॉडल को क्या बोला जाता है? ओवरफिट। इसका मतलब स्केलिंग करने के बाद आपका जो मॉडल है ये अच्छा नहीं हुआ, ये और खराब हो गया। हमने कहा अभी रुक जाओ, अभी ये एक बात हुई है। तो रिकमेंडेड अप्रोच है कि आपको स्केलिंग करनी चाहिए। अगर स्केलिंग करने के बाद आपका स्कोर पहले से डाउन हो जाता है तो इट डजंट मीन कि आपने स्केलिंग करके खराब डिसीजन लिया है। इट सिंपली मीन्स कि अभी कुछ और भी सीखना बाकी है। स्केलिंग असेंशियल है, करनी चाहिए। स्कोर खराब होने का मतलब है कुछ और अभी इसमें रह गया है सीखने से। ट्रेनिंग में जो गए थे वो फीचर हमारे अब इस तरह के हो गए, देखो। ये है ट्रेनिंग के पुराने फीचर। इसकी वैल्यू 5.5 6.1 और बड़ी बड़ी वैल्यू चल रही हैं। अब स्केलिंग के बाद जो फीचर हो गए हमारे ट्रेनिंग के, वो ये हो गए। अब वैल्यू बहुत छोटी रेंज में आ गई, लगभग -1 से +1 के बीच में लगभग आ गई। और दोनों के दोनों सेम रेंज में आ गए। मेन इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम रेंज में आ गए। स्केलिंग से पहले ये है, स्केलिंग के बाद ये है। इस डेटा पर अगर मॉडल ट्रेन होगा तो दोनों फीचर का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम रेंज की वैल्यू है। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि सर आपका जो ये स्कोर आया है ये अच्छा नहीं आया है। हमने कहा अभी जतन और लगाएंगे। अब देखो यहां पर बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। आप नेवर्स कितने यूज करके चल रही ये एल्गोरिथम बिहाइंड द सीन? कितने नेवर यूज कर रही होगी? 5। तो कई बार ये कहा गया कि आप 5 की जगह 4 पे करके देख लो, 6 पे करके देख लो। हो सकता है कि आपका नंबर ऑफ नेवर 5 की जगह 4 6 7 करने पर ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाए। तो देयर में भी चांस कि ऐसा हो जाए। तो अब इस काम को कैसे करेंगे? तो इस काम को करने के लिए हमसे कहा गया इसको फिर से कॉपी करो, पूरे कोड को पेस्ट करो। क्या करो, यहां पर जब आप मॉडल क्रिएट करते हो कि नेवर क्लासीफायर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर, यहाँ पे आप एक आर्गुमेंट पास करोगे जिसकी वैल्यू होती है n_neighbors। इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 5 होती है, सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू 5 की जगह 4 कर दूं, कोई रिजल्ट नहीं बदला। 3 कर दूं, रिजल्ट नहीं बदला। 6 कर दूं, रिजल्ट नहीं बदला। 7 कर दूं, कोई नहीं बदला। 8 पे नहीं बदला। 9। अब नंबर ऑफ नेबर्स आप कितने भी कर रहे हो, मतलब जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू ट्राई करी उनमें से अब कहीं फर्क पड़ा, कितने पे आके फर्क पड़ा? 12 पे। अब ये 93 और 83 की तरफ चला गया। ठीक है। अगर मैं इसको 13 कर दूं,
रैंडम स्टेट इज नॉट ए गुड क्राइटेरिया टू जज द मॉडल परफॉर्मेंस। अभी इसका भी आंसर मैं दूंगा, आज ही दूंगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर नेबर्स की वैल्यू मैं बदल कर बार बार, ये तो खराब हो गया सर। तो इतनी बड़ी तो मत करो। तो सर शुरू वन से करें। हमने कहा वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इन पर सेम आ रही है। लेकिन आप 12 पर जा रहे हो तो ये आपका थोड़ा सा ओवर फिटिंग कम होती नजर आ रही है। तो अब किसी ने कहा एक काम और करो ना, नेवर्स की वैल्यू 5 ही रखो। आप बिहाइंड द सीन इस एल्गोरिथम से डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करवा रहे हैं? मिनक्वेस्की का P1 के साथ, या P2 के साथ, या P3 के साथ? हमने कहा पता नहीं कुछ भी। तो बाय डिफॉल्ट ये एल्गोरिथम मिनक्वेस्की फार्मूला P की वैल्यू 2 के साथ यूज करती है। तो आप एक काम करो, P की वैल्यू 1 के साथ करके देखो, हो सकता है उससे अच्छे रिजल्ट आ जाए। तो नेवर की वैल्यू 5 रखी, P की वैल्यू मैंने 1 कर दी। 4 पे P की वैल्यू 1 करी, 3 पर करी, 6 पर करी। अब नेवर की वैल्यू 8, P की वैल्यू 1 पर, ये रिजल्ट आपका एरर दे रहा है। मैनहट्टन, मैनहट्टन फार्मूला चलता है। P की वैल्यू 3 पर ट्राई करके देख लो। नेवर्स की वैल्यू 3। चलो, तो आप यहां से इन बातों को अपना समझ पा रहे हैं। तो जो मुझे यहाँ पर सही रिजल्ट निकल कर आया, वो आया 12 पे। देखो भाई, इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जब P की वैल्यू 3 कर रहा हूं तो ये एरर आ रही है। नेवर की वैल्यू 12 है तो 5 पे चल रहा है, 8 पे एरर आ रही है। 8 से ऊपर जाओगे सब पे एरर आएगी। तो अब उसका रीजन क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो टारगेट है हमारे डेटा में, ये कैसा है? ये टारगेट हमारा स्ट्रिंग में है। इसको हम कैटेगरी कह सकते हैं। ठीक है। अब हमारी जो एल्गोरिथम्स हैं वो ये कह रही हैं कि भाई हम टारगेट को भी नंबर में चाहेंगे। तो आप इसको नंबर में लेके आओ। कैसे लेके आओ? किसी को 0 दे दो, किसी को 1 दे दो। तो क्या करते हैं, कहा जाएगा इनके लेबल्स दो, लेबलिंग कर दो। लेबलिंग का मतलब है कि आप के जो टारगेट होने चाहिए, ये टारगेट हमारा कुछ पॉइंट पर चल जाते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट पर ये नहीं चलते। लेकिन अगर आप अपने टारगेट को 0 1 में ले आओगे तो फिर आपका सारे कॉम्बिनेशन पे आपका चलेगा। तब मैं क्या करता हूं, टारगेट को पहले कन्वर्ट करूंगा 0 1 में। उसके बाद फिर मैं अपना दोबारा से ये एल्गोरिथम रन कराऊंगा और हर कॉम्बिनेशन पर चलेगा। जो एरर आ रही थी वो एरर आपकी चली जाएगी। तो आगे भी आपको अच्छी प्रैक्टिस के लिए ध्यान रखना है कि फीचर भी न्यूमेरिक होने चाहिए और टारगेट भी न्यूमेरिक होना चाहिए। लेकिन टारगेट जो न्यूमेरिक होना चाहिए वो बेसिकली हमारा लेबल्स को रिप्रेजेंट करे, किसी कंटिन्यूअस वैल्यू को रिप्रेजेंट ना करे। टारगेट 1.1 1.2 नहीं होना चाहिए। टारगेट कोई होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके होना चाहिए। 0 कोई एक क्लास, 1 कोई दूसरी क्लास, 2 कोई तीसरी क्लास, ऐसे होनी चाहिए। ठीक है। अब ये काम कैसे करेंगे सर, ये नई चीज आ गई आपकी। हमने कहा नहीं, इस काम को करने के लिए एक और इंपोर्ट करेंगे। प्री प्रोसेसिंग के अंदर ही एक और क्लास होती है जिसका नाम है लेबल इनकोडर। लेबल इनकोडर क्लास का काम होता है टारगेट को लेबल असाइन करना। लेबल का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करना।
अब मैं कैसे करूंगा इस काम को, देखो। तो मेरे पास जो एक्चुअल डेटा था, तो मैं फिर से कोड लिख रहा हूँ। कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब जैसे ही मेरे पास डेटा फ्रेम आया, मैंने क्या करा, यहाँ लिख दिया इनकोडर इज इक्वल टू लेबल इनकोडर। और यहाँ पर इनकोडर के ऊपर मेथड कॉल करा जिसका नाम है फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। और इसमें आपने क्या दे दिया, अपना टारगेट। जो फ्रूट का नेम था वो आप यहाँ दे दो, या जो आपने वाई निकाला है वही सीधा आप दे दो। जो आपने यहाँ पर वाई निकाला है, इस वाई को ही आप दे दो। और ये हो गया आपका वाई लेबल। तो अब जब आप यहाँ दोगे ये, तो यहाँ पर वाई लेबल दोगे। तो वाई लेबल अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से 0 और 1 आ गए होंगे। बताओ किस क्लास को 0 लेबल मिला होगा, किसको 1 मिला होगा। अल्फाबेटिकली किस क्लास को 0 लेबल असाइन किया गया होगा लेबल इनकोडर की तरफ से। एप्पल को या बनाना को। एप्पल को। बनाना को 1। अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है। अब हम जब ट्रेन टेस्ट बनाएंगे, तो वाई का नहीं, वाई लेबल के बाद जो बनाए उसका बनाएंगे। और यहां पर वाई लेवल पास करेंगे स्ट्रेटिफाई के अंदर भी। चलो। अब पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा जो वाई है वो ये है, और जो वाई लेबल होने के बाद आया है वो ये आया है। तो बनाना को क्या मिल गया, 1। एप्पल को मिल गया 0। तो जितनी क्लास होंगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको लेबल असाइन कर दिए जाएंगे। अब आप यहां पर पी का वैल्यू 3 रखो, आपकी एरर नहीं आएगी। आप यहां पर 8 पर पहले एरर आ रही थी, अब नहीं आएगी। आप 9 करो, किसी पर नहीं आएगी अब आपकी एरर। तो पी की वैल्यू 1 रखो। देखो नेवर बार है, पी की वैल्यू 1 पर 87 और 83 आया। 11 कर दें तो ये तो सर ऐसे कहाँ तक करोगे। हमने कहा बताते हैं कहाँ तक करेंगे। तो थोड़ा सा पाइथन कोड लिखना पड़ेगा, और हम लिखने को तैयार हैं। मैंने क्या करा, मैंने एक लूप चलाया, ध्यान से देखना। तो पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ, फिर आप अपना बनाना। फॉर आई इन रेंज, मैं नेवर की वैल्यू अटेम्प्ट करता हूँ। जनरली 3 से कम सजेस्ट नहीं करते, 3 से लेकर, और मान लो मैंने करी। मैक्सिमम कितने कर सकते हो, मैक्सिमम जितने ट्रेनिंग में सैंपल हैं उतने कर सकते हो। ट्रेनिंग में 16 सैंपल हैं, तो 16 से ज्यादा नहीं जा सकते, ठीक है। तो मैंने यहाँ 15 कर दिया। क्यों, क्योंकि आपके जो रेंज है ये एक्सक्लूसिव होता है स्टॉप को लेकर, ठीक है। इसके अंदर एक लूप और चलाया, फॉर जे इन रेंज। और ये पी की वैल्यू के लिए मैं चला रहा हूँ, 1 से लेकर मान लो 6 तक मैंने चला के देखा। अब ध्यान से इस पूरे कोड को उठाकर यहां डाल दिया। नेवर की वैल्यू आई, और पी की वैल्यू जे। ठीक है। तो अब पहली बार आई की वैल्यू क्या है, 3, और जे की वैल्यू क्या है, 1। तो ये 3 1 पे चलेगा, 3 2 पे चलेगा, 3 3 पे चलेगा। तो सारे कॉम्बिनेशन मैं अटेम्प्ट करा रहा हूं, फिर उसमें से छांटो बीनो अपना कर लेंगे। नेवर्स इक्वल टू आई, कॉमा पी इज इक्वल टू 6। अब देख लो, 183 183 183 183।
ये निकला एक 9383। और ये भी यही है, तो दोनों में से कोई सा ले सकते हो। ये वाला 8783, बाकी 9383, 9383, 9383, 9383। ये फिर कमाने शुरू हो गए। नेवर की वैल्यू 14 पर रिजल्ट डाउन हो गया, 15 पे और डाउन हो गया। ठीक है, तो आप नेवर की वैल्यू 14 15 तो सोचो ही मत। नेवर की वैल्यू अपना मैक्सिमम 13 तक सोचो। अब इनमें देख लो कॉम्बिनेशन आपके जो निकल कर आए हैं, जो मुझे लग रहे हैं, वो 9383, 8783, 93 और 83। एक कॉम्बिनेशन ये आया है। एक आया है 83 और 87, ये है 87 और 83। और एक कॉम्बिनेशन 1 और 83 आया है। तो ये तीन कॉम्बिनेशन ही निकल कर आए हैं, और तो कोई कॉम्बिनेशन मुझे लग नहीं रहा है। ये वाला जो 87 83 वाला आया है, ये आया है 12 5 पर। और 93 83 वाला भी कई बार आ गया है। कौन सा वाला? ये वाला 12 2 पे भी आया है, हाँ। ठीक है, ये वाला भी कई बार आया है, ये वाला भी कई बार आया है। ठीक है, अब आपको समझना है कि आप इनमें से कौन सा वाला रखना पसंद करोगे। तो कौन सा वाला रखना पसंद करोगे, इसके लिए अब स्ट्रेटिफाई को एक बार अगर हम समझने की कोशिश करें, तो स्ट्रेटिफाई ने क्या करा है, जो हम देख पा रहे हैं, ट्रेनिंग में 9 एप्पल है और 7 कितने हैं, बनाना, ट्रेनिंग में। और टेस्टिंग में 3 एप्पल हैं और 3 क्या है हमारे यहाँ पर, बनाना। तो टेस्टिंग तो एकदम परफेक्ट है। लेकिन सोचो, अगर ये 9 और 7 की जगह 8 8 हो जाते, तो एक सैंपल पर क्या कोई फर्क आता? हमने कहा क्यों नहीं आ सकता है, आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे सामने अभी इन तीनों में से किसको पिक किया जाए, जितना हमने अभी डेटा में अपना करा है उसके हिसाब से आप इन तीनों में से अगर किसी को पिक करना चाहते तो कर सकते हैं। लेकिन साइड बाय साइड इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी ट्रेनिंग में जो सैंपल गए हैं वो लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के गए हैं, सेम डिक्टो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं गए हैं। एक सैंपल इधर उधर होने से ये फैक्ट हमारे बदल सकते हैं। एक सैंपल इधर उधर होने पर ही पिक्चर आपकी पूरी बदल जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो अब सर, इस काम को कैसे किया जाए, इस काम को और बेटर कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमारे पास दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन है इंक्रीज ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा को इंक्रीज करो, इंक्रीज ट्रेनिंग डेटा। सर ट्रेनिंग डेटा है ही नहीं, इतना ही है। टोटल सैंपल 22 ही थे। तो टोटल सैंपल 22 है, तो आप मशीन लर्निंग के टर्म्स को सीखने के लिए यूज कर लो। लेकिन एक आइडियल पोजीशन में आप आ जाओगे, ये भूल जाओ। क्योंकि मशीन लर्निंग काम करने के लिए कम से कम हमें रिकमेंड किया गया है, कम से कम आपके डेटा में 2000 सैंपल होने चाहिए। तो अगर 2000 से कम सैंपल हैं, तो आपका मशीन लर्निंग का जो भी मॉडल बन रहा है, आप उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली नहीं कंसीडर कर पाएंगे। आपके तो 22 सैंपल हैं सर, कुछ नहीं है आपके तो ये इतना छोटा डेटा क्यों लिया फिर आपने? समझाने के लिए मशीन लर्निंग होती क्या है, उसके एक एक कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए कि चलता क्या है हमारा। तो पहला सॉल्यूशन तो यह है कि आप अपने डेटा का साइज बढ़ाइए। आप कम से कम 2000 सैंपल लेकर आइए। उसके बाद फिर इस खेल को खेलना, फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। अब सर मान लो ये नहीं है मेरे पास, जो है बस वही है,
उसी से अब हमें थोड़ा आगे निकलना है। तो अगला सॉल्यूशन है इसका, आप क्या करो, आप यहाँ पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की जगह क्रॉस वैलिडेशन यूज करो। क्रॉस वैलिडेशन का यूज करो। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को भूलकर आप क्या यूज करो, क्रॉस वैलिडेशन का यूज करो। ये क्रॉस वैलिडेशन करने से फायदा क्या होता है? क्रॉस वैलिडेशन करने से फायदा यह होता है कि हम आपके पूरे डेटा पर हम इवेल्युएशन भी कर लेते हैं और आपके डेटा को तोड़ते भी नहीं है। नहीं आया समझ? हमने कहा चलो करके दिखाएंगे तब समझ में आएगा। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक की जो कहानी है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो पहले, यहाँ तक की कहानी में। उसके बाद अगली वाली कहानी। और अभी स्टैंडर्ड स्केलर बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा है ये मैंने नहीं बताया है, कि स्केलिंग कैसे कर रहा है। लेवल इनकोडर तो आसान है, समझ में आ गया होगा। सिंपल टारगेट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में न्यूमेरिक वैल्यू लाकर दे देता है। इस वाले कोड में बताओ, क्या कोई समस्या किसी को आ रही है? आ रही है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेवल इनकोडर ईडीए का ही पार्ट आप कह सकते हो। हाँ बताओ। करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, करली ब्रेसेस। हाँ, टारगेट को, जो मेरा टारगेट था उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए। अब वो न्यूमेरिक कैसे कन्वर्ट करता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो पहले क्लास आएगी उसको जीरो रखेगा, अगली वाली को वन, एंड सो ऑन सो ऑन।
हो गया यहाँ तक? बोलो। नहीं, लूप लगाने का मकसद है कि नेबर और पी की अलग अलग वैल्यू पर सेम कोड को ट्राई करेंगे। अब जब मैं लेवल इनकोडिंग नहीं कर रहा था, तो पी की कुछ वैल्यू पर हमारा जो स्ट्रिंग लेवल थे वो सपोर्ट होते थे, लेकिन जैसे जैसे पी की वैल्यू में आगे बढ़ा रहा था, हमारा एरर आ रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेवल इनकोडिंग कर देते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, अब हमारा किसी भी पी की वैल्यू के लिए एल्गोरिथम काम करने लगती है। तो लूप का लेवल इनकोडर से कोई मतलब नहीं है। इस लूप का मतलब है अलग अलग कॉम्बिनेशन पर हम नेवर्स जो एल्गोरिथम है उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर इनके नाम देना मैं भूल गया। जब किसी भी एल्गोरिथम को हम रन करते हैं और उसके अलग अलग ऑप्शन का यूज करते हैं, इस तरह से आर्गुमेंट पास करके, तो इन ऑप्शंस को हाइपर पैरामीटर्स कहा जाता है। हाइपर पैरामीटर्स। ट्यूनिंग। ट्यूनिंग। ट्यूनिंग का मतलब, जैसे गाड़ी में एफएम चला रहे हो, आवाज साफ नहीं आ रही, तो आप फ्रीक्वेंसी मैच कराते हो, पहिया घुमाते हो एफएम का। ट्यून करना, जहां पर आवाज साफ आ जाए। हम ट्यून कर रहे हैं कि किस कॉम्बिनेशन पर मॉडल बढ़िया हमारा बेस्ट फिट में आ सकता है। तो इसे बोलते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तरीके होते हैं उनके। चलो, अब इनका जो पॉइंट था। आपको हो गया यहाँ तक? आपका क्या एरर है, देखो। वाई लेवल इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर जब आप ट्रांसफॉर्म कर रही हो वाई के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। उसी को हम वाई लेवल कह रहे हैं। ठीक है। और तब वो वाई लेवल यहाँ पास कराए, और फिर वही वाई लेवल यहाँ पास करेंगे। बाकी सब सही लग रहा है। ठीक है। चलो। हाँ भाई। तुम्हारी एरर आई है, एक्सट्रेन स्केल्ड। इसलिए आई है ना क्योंकि आपने लेवल इनकोडिंग नहीं करी। लेवल इनकोडिंग इसलिए कराई गई थी, जो आपका एक्स और वाई निकल कर आए हैं, इसमें वाई आपका स्ट्रिंग फॉर्म में है, न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग। ऊपर कर रखा होगा वैसे आपने प्री प्रोसेसिंग वाला। कहाँ है, और ऊपर है नीचे? ये लेवल इंकोडरल इंपोर्ट तो कर लिया आपने, और ये लगाई भी है यहाँ पर। तो जब लगाया तो नीचे वाले में लगाना रह गया आपका, ये वाला जो कोड है, इनकोडर वाला। लगाया तो है, इनकोडर वाई लेवल। अच्छा, यहाँ पर जब स्प्लिट कर रहे हो तो वाई लेवल पास करना भूल गए, और स्ट्रेटिफाई में भी वाई लेवल पास करो।
अरे पे चल गया। हाँ भाई, तुम्हारी क्या दिक्कत है बताओ। तुम्हारा बताओ, एरर क्या है? वैल्यू एरर। एक्सट्रेन स्केल्ड लेवल आ गया। यहाँ पर वाई लेवल पास करो। हाँ वाई लेवल, क्योंकि अब स्प्लिट वाई लेवल वाला करेंगे ना। हाँ, अब रन करा दो। कुछ हो रहा है आपका? कुछ नहीं हो रहा होगा है। ढाई वाले बैच में आ रहे हो? 2:30 बजे वाले में। एक तो 4:30 वाले में आ रहे होगे, और एक इसमें आ रहे हो। एक 2:30 बजे बैच और है, उसमें भी आना चाहिए। तब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि उसमें ये पांडास वांडास शुरू होगा, है ना। तो उसमें शायद एक बार बोल के देखना सर से कि सर एक बैच और हो सकता है जी। बेस्ट फिट का क्राइटेरिया हमारा होता है लो बायस लो वेरिएंस। अब आप देखो कि आपके जो हाइपर पैरामीटर के कॉम्बिनेशन बने हैं, इनमें से कौन सा बेस्ट फिट के लिए मैच कर रहा है। तो मैंने 3 निकाल के दिखाए थे। तो एक आपका जो आया था, वो आया था 93, 83। एक आया था 87, 83। और एक आया था 1 और 83। अब अगर इनमें से मुझे बेस्ट पिक करने को कहा जाए, तो कौन सा वाला बेस्ट पिक करने की कोशिश करोगे? तो अगर हम देखें, तो इन दोनों में हाई वेरिएंस है। ये वाला लो वेरिएंस का चल रहा है। ये हमारा लो वेरिएंस वाला है। तो सबसे पहला हमारा जो अटेम्प्ट होता है वो ये होता है कि हमारा लो वेरिएंस का मॉडल होना चाहिए। अब कुछ लोग इसको पिक करना पसंद करेंगे, 87 और 83 वाला। ये ओवरफिट कहलाएगा। ये थोड़ा सा ओवरफिट है, ज्यादा ओवरफिट नहीं है, ये ज्यादा ओवरफिट है, ये बैलेंस्ड है। दिस इज बैलेंस्ड मॉडल। ठीक है। तो अभी मैं कह रहा हूं कि अभी हम फाइनल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अभी पिक्चर देखिए उसमें से फाइनल करना हो कहा जाए तो ये फाइनल करना चाहिए। अभी फाइनल फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है। अभी हम और आगे बढ़ रहे हैं। और जो इनका पॉइंट था वो ये कि सर रैंडम स्टेट चेंज करके देखो, आपका रिजल्ट बदल जाएगा। तो अब मैंने कहा कि रैंडम स्टेट कभी भी हमारा मॉडल को जज करने का क्राइटेरिया नहीं होती। रैंडम स्टेट जस्ट एक बहाना है कि हम सब लोगों का एक आउटपुट आ जाए। अगर मैं रैंडम स्टेट कुछ करूं, आप कुछ करो, तो आपका रिजल्ट और आएगा, मेरा कुछ और आएगा। तो हम किसी एक पॉइंट पर जब तक एग्री ना हो तब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। अब हम एग्री थे, अब हम थोड़ा एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। एक कदम आगे कैसे बढ़ा रहे हैं वो देखते हैं। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि जो आपका नेवर की वैल्यू, चलो नेवर की वैल्यू को अभी साइड में करते हैं। इसको मैं यहां से इस पूरे को कॉपी करता हूं। अब ये आपका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला जो है, इसको मैं हटा रहा हूं। जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाला है, इसको मैं हटा रहा हूं। ये हटा दिया। अब स्केलिंग किस पे लगाओगे? सिर्फ ट्रेनिंग पे लगाएंगे। टेस्टिंग वाला हमने हटा दिया। तो सर आपने डिवाइड ही नहीं करा, हमने कहा डिवाइड ही नहीं करा। पूरे एक्स को ही हमने अपना एक्स ट्रेन स्केल्ड मान लिया। ध्यान रखना,
एक्स आया, वाई वाई को लेबल दे दिया, और ये एक्स ट्रेन स्केल्ड, इसका टेस्टिंग नहीं बनाया। क्या करने वाले हो? हमने कहा एक अगला काम करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट क्रॉस वैलिडेट। क्रॉस वैलिडेट नाम का एक फंक्शन होता है, इसको कॉल करेंगे। चलो पहले मैं क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है इसको समझा देता हूँ। इंटरव्यू के अंदर बहुत पूछा जाता है क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है। तो मॉडल को एवेल्युएट करने के लिए ज्यादा बार टेस्टिंग स्कोर की जगह वैलिडेशन स्कोर यूज करा जाता है। तो अब इसकी पिक्चर समझ लो पहले क्या है। ऐसे मान लो आपके पास ये ओवरऑल डेटा है, ये आपका ओवरऑल डेटा है। क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है, पहले हमारे डेटा को शफल कर लिया जाता है, यानी कि डेटा पहले शफल होगा। अब मुझे नहीं पता पहला कौन है दूसरा कौन है, पहला एप्पल है कि बनाना है, मुझे नहीं पता। ताश की गड्डी की तरह फांट लिया गया डेटा, तो डेटा शफल हो गया। शफल होने के बाद अब क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि आपको कितनी बार ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है, यानी कि क्रॉस वैलिडेशन अपने अंदर से कई बार ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करता है। दोबारा सुनेंगे, क्रॉस वैलिडेशन क्यों ज्यादा इफेक्टिव है देन सिंपल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट? उसका रीजन है क्रॉस वैलिडेशन मल्टीपल टाइम्स ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कितनी बार आपको स्प्लिट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टोटल 20 सैंपल्स हैं, मोटा मोटा मान लेते हैं टोटल। ठीक है, अब आपने कहा कि मुझे 5 बार क्या करना है, इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड करना है। तो अब क्या करा जाएगा, बिहाइंड द सीन हमारे कुछ सैंपल टेस्टिंग में रखे जाएंगे, अब बाकी जो सैंपल बचे वो आपके ट्रेनिंग में आ जाएंगे। ठीक है, कितने सैंपल टेस्टिंग में आएंगे, कितने सैंपल ट्रेनिंग में आएंगे, इस फार्मूले से निकाला जाएगा कि आपके टोटल सैंपल है 20, और 5 बार ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है, तो 20/5 कितना हो गए, 4। तो टोटल 4 सैंपल, मेरे में 5 देख रहे हैं, एक काम करते हैं, काम आसान हो जाएगा, 25 सैंपल मान लेता हूं मैं, है ना, ताकि जो इमेज दिख रही है वैसा हो जाएगा, आप फिर किसी भी वैल्यू पर मान लोगे। मान लो 25 सैंपल है, और 5 बार मुझे क्या करना है, इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड करना है। तो टोटल 5 सैंपल हमारे एक बार टेस्टिंग में आएंगे। तो ये शुरू के 5 सैंपल टेस्टिंग में आ गए, बाकी जो बच गए ट्रेनिंग में आ गए। ठीक है, उसके बाद मॉडल ट्रेन हुआ। मॉडल ट्रेन होने पर किस पे ट्रेन हुआ, ट्रेनिंग वाले पार्ट पर। फिर मॉडल का इस टेस्टिंग का स्कोर निकालकर रख लिया गया। फिर क्या हुआ, दोबारा से स्प्लिट होगा, इस बात को इंश्योर करते हुए कि जो पहले वाले इटरेशन में टेस्टिंग में आए थे सैंपल, अब वो टेस्टिंग में नहीं आएंगे, अब उनको वापस डाल दिया किसमें, ट्रेनिंग में। और जो अगले 5 सैंपल थे उनको डाल दिया ट्रेनिंग में। तो अब मॉडल दोबारा ट्रेन हुआ। अब सोचो मॉडल अगर दोबारा ट्रेन हुआ तो इसने कुछ नए सैंपल देखे जरूर इस बार। वो सैंपल जो पहले ट्रेशन में टेस्टिंग में थे अब किस में आ गए, हमारे ट्रेनिंग में आ गए। तो मॉडल जरूर कुछ बदला होगा ट्रेनिंग से। अब मॉडल ट्रेन होने के बाद जो इस बार टेस्टिंग के सैंपल थे उनका स्कोर निकाला गया। फिर तीसरी इटरेशन करी गई, जो अब तक टेस्टिंग में थे
उनको ट्रेनिंग में ला दिया गया, अगले पांच को उठाकर टेस्टिंग बना दिया गया। इस तरह से ये खेल करते रहो, कब तक? जब तक सारे सैंपल टेस्टिंग में हमारे ना आ जाएं। अब क्या करो, अब हर बार जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हुआ है उसका टेस्टिंग स्कोर जो निकाला गया है, उस टेस्टिंग स्कोर को ही वैलिडेशन कहा जाता है। और उन सब का आप क्या ले लो, एक एवरेज ले लो। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा मॉडल ओवरऑल डेटा पर किस तरह से बिहेव कर रहा होगा। सारे सैंपल को टेस्टिंग डेटा मान मानकर मैंने चेक कर लिया। तो सर ये काम तो आप खुद ही कर लेते लूप लगाकर, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला कोड को लूप में डाल देते, 5 बार कर लेते, खुद ही हो जाता। हमने कर सकते थे, लेकिन समस्या क्या आएगी मेरे सामने कि अगर मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाली लाइन खुद लिख रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को लूप में डाल रहा हूं, मैंने लूप पहली बार चलाया, अब लूप दूसरी बार चला, तो क्या इस बात की गारंटी होगी कि जो पहले सैंपल टेस्टिंग में आए थे अगली बार वो ना आए टेस्टिंग में? हो सकता है उनमें से कुछ आ जाए। तो मैं खुद जब लूप चलाऊंगा तो इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सकता कि हर बार टेस्टिंग अलग अलग डेटा की हो। लेकिन क्रॉस वैलिडेशन इस बात की गारंटी लेता है, जितनी बार टेस्ट सैंपल तैयार किया जाएगा हर बार नए सैंपल का ही तैयार किया जाएगा। खुद से लूप लगाने पर इस बात की कोई इंश्योरिटी नहीं होती। ठीक है, अब इसको एक बार मैं करके दिखाता हूं। तो अब अगर सैंपल 22 हैं, सैंपल 28 हैं, तो लास्ट वाले इटरेशन में सैंपल कम रह जाएंगे, बाकी समय बराबर बराबर होंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपके 22 सैंपल होते, तो अब आपकी 4 इटरेशन हो गई, 4 इटरेशन में आपके 20 सैंपल चेक हो गए, अब 2 बचे। तो जो अगली इटरेशन होगी उसमें सिर्फ 2 ही सैंपल टेस्टिंग में रखकर आपका चेक कर लिया जाएगा। क्रॉस वैलिडेट फंक्शन को कॉल किया, इसमें आपको क्या पास करना पड़ेगा? अपना मॉडल जो बिना ट्रेंड वाला है। मॉडल बनाया, ट्रेन नहीं करना है आपको, क्रॉस वैलिडेटेड फंक्शन खुद ट्रेन करेगा इस मॉडल को। इसको अपना एक्स दो, इसको अपना वाई दो, और इसको बताओ कितनी बार क्रॉस वैलिडेट करना है। मैंने कहा 5 बार करो, तो ये क्या करेगा? 5 बार इसको क्रॉस वैलिडेट करेगा। हर बार मॉडल बना होगा, हर बार मॉडल ने टेस्टिंग का स्कोर निकाल कर हमें दिया होगा। ये रिजल्ट आया, ये टेस्ट का स्कोर 1.8, 0.5, 1, 1। अगर मैं इसमें एक आर्गुमेंट और लिख दूं, रिटर्न ट्रेन स्कोर इक्वल टू ट्रू, तो इसका मतलब है हर इटरेशन पे ट्रेनिंग के सैंपल का भी स्कोर निकाल लो, यानी कि बायस वेरिएंस वाला भी हर बार का पता चल जाएगा। अब ये देखो, मुझे जो वापस मिला है वो एक डिक्शनरी मिली है। इस डिक्शनरी में मुझे काम की चीजें ये दो, ये दोनों की का डेटा निकाल लो। तो इससे जो मिला वो एक डिक्शनरी मिली। अब इस डिक्शनरी से मैं ट्रेन स्कोर निकाल लेता हूं, और टेस्ट स्कोर निकाल लेता हूं। ये ट्रेनिंग स्कोर है, ये टेस्टिंग स्कोर है। अब इनका भी एवरेज ले लो, इनका भी एवरेज ले लो। ये है आपके डेटा की फाइनल पिक्चर। आपका डेटा नेवर की वैल्यू 5 और पी की वैल्यू 2 पर ओवरऑल जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो 95% ट्रेनिंग का स्कोर है और 86% आपका टेस्टिंग स्कोर है। अब आप क्या करो, अब आप इस कोड को अपना वैलिडेट करो, नेवर की वैल्यू अलग अलग चलाकर जो आप चला रहे थे। तो वो लूप वाला कोड अब आप लिखो क्रॉस वैलिडेशन के लिए, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है वो नेवर की वैल्यू 5 और पी की वैल्यू 2 के साथ आया है।
तो मैं मैनुअली कर देता हूँ। नेवर की वैल्यू 5, पी की वैल्यू 1, 95 और 90, देखो ये अच्छा रिजल्ट आया है। 95 और 90, नेवर की वैल्यू 5 पर, पी की वैल्यू 1 पर। अब नेवर की वैल्यू 6 करके देखो। 94 और 90 नहीं सर, पहले वाला सही था। 95 और 90, 4 पे जाओ। 95 और 86 नहीं। 7 पे जाओ। 95 और 90, 8 पर जाओ। नहीं। तो 5 पर ही सही है। और पी की वैल्यू 2 से 3 करके देखो। नहीं। 4 करके देखो। नहीं। 5 करके देखो। नहीं। 6 करके देखो। नेवर की वैल्यू 4 करके देखो। 5 करके देखो। 6 करके देखो। नहीं। तो जो सही कॉम्बिनेशन निकला है वो यही निकला है। ये। अब इसका मीनिंग क्या है? अब इसका मीनिंग ये है कि आप अपने डेटा पर के नेवर मॉडल की परफॉर्मेंस कितनी मानेंगे? ये मानेंगे। ठीक है। और आपका जो हाइपर पैरामीटर आए हैं वो आपके कौन से आए हैं? ये वाले आए हैं। अब आप क्या करोगे? फाइनल। अब आप क्या करो? अपना मॉडल खुद बनाओ। मॉडल इक्वल टू के नेवर क्लासीफायर, और इसमें नेवर की वैल्यू 5 और पी की वैल्यू 1 रखोगे। मॉडल डॉट फिट, पूरा डेटा पास करोगे। कोई ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नहीं करना है, पूरा डेटा पास कर दो। एक्स और यहाँ पर वाई लेवल। लेकिन एक्स जो पास करोगे वो स्केल वाले पास करोगे। अब आपका मॉडल ये जो बनकर तैयार हुआ, इससे आप क्या करो? अपने प्रिडिक्शन कराओ। तो इस तरह से रियल टाइम पर अगर आपके पास डेटा सफिशिएंट नहीं है तो पिक्चर ऐसे निकाली जाती है। आप अपने पूरे डेटा पर बिना टेस्ट डिवाइड करे हुए पूरे डेटा पर, जो आपका एक्स का पूरा डेटा था, इस पर मॉडल को ट्रेन करो। लेकिन दुनिया को कैसे बताओगे कि मेरा मॉडल का परफॉर्मेंस क्या है? क्योंकि परफॉर्मेंस का मतलब होता है अनसीन डेटा का स्कोर। अब आपने तो अनसीन कुछ करा ही नहीं, तो मैंने क्या कर रहा, पहले क्रॉस वैलिडेट करके चेक कर लिया पूरा डेटा। तो मेरा अनसीन का स्कोर 90% आया। अब दुनिया आपसे पूछे कि आपके मॉडल की परफॉर्मेंस क्या है जो ये आपने बनाया है, तो आप बोलोगे 90%। इसका मतलब अगर मेरे मॉडल से 100 फ्रूट का प्रिडिक्शन कराओगे तो 90 का सही देगा और 10 का प्रिडिक्शन गलत देगा। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा डेटा का साइज बढ़ाना ही पड़ेगा। तो रैंडम स्टेट चेंज करना इज नॉट ए गुड क्राइटेरिया, गुड ऑप्शन टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल। तो मॉडल परफॉर्मेंस निकालनी चाहिए अगर डेटा कम है, तो आपका क्रॉस वैलिडेशन यूज करके। अब इस मॉडल पे प्रिडिक्शन आप करते चले जाओ। चलो फिलहाल आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्केलिंग के पीछे की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, और साथ में अगर फीचर स्ट्रिंग में होंगे तो कैसे काम करते हैं, मिसिंग वैल्यू पे कैसे काम करते हैं, वो थोड़ा सा आपको सिखाऊंगा। नहीं तो जो नया सैंपल आएगा उसके भी तो आपको स्केलिंग करनी पड़ेगी पहले। फिट एसी डॉट ट्रांसफॉर्म मेथड लगाकर। जैसे मान लो आपका न्यू सैंपल आया और न्यू सैंपल आपका 3,50 है, तो आप इसका प्रिडिक्शन नहीं करोगे। तो क्या करोगे? पहले पहले इसको आप 2D एरे में रखोगे, और जो आपका एस सी डॉट ट्रांसफॉर्म है स्केलिंग वाला, उसमें ये सैंपल पास करोगे।
और इस सैंपल से फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आप मॉडल के प्रिडिक्ट में पास करोगे। अब जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट या तो जीरो आएगा या वन आएगा। अब मेरा सही आ रहा है क्योंकि वन कौन था, बनाना, जीरो कौन था, एप्पल। अब जो रिजल्ट आएगा उसको वापस से आपको इफ एल्स लगा के यूजर के फ्रेंडली मैनर में दिखाना पड़ेगा कि अगर रिजल्ट वन आया है तो बनाना है, जीरो आया है तो एप्पल है। हाँ, बिल्कुल। तो वो गलत आंसर आ रहा है ना। मतलब एरर नहीं आएगी बट जो रिजल्ट है वो गलत, क्यों? क्योंकि मॉडल ने कभी इस रेंज के फीचर देखे ही नहीं है। मॉडल ने तो स्केलिंग वाले फीचर देखे हैं। तो प्रिडिक्शन में भी स्केलिंग वाले फीचर देने, बट ध्यान रखना है कि अनसीन डेटा पर हमेशा ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करेंगे, ना कि फिट एंटर उसको ट्रांसफॉर्म। इसके पीछे की क्या स्टोरी है वो अगली क्लास में पढ़ाएंगे। टाइम 10 बजे है, कोशिश करो 10 बजे आने